गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। काफी कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए थे और अपन एक टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे कि सर अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि कौन कौन से मेरिट्स थे किसके? ग्रीन रेवोल्यूशन के। सबसे पहला जो अचीवमेंट आता है बेटा वो आता है चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। तो अगर मैं बात करूं फार्मर के आउटलुक की, वो चेंज हो गया था। कैसे सर? पहले जो फार्मर था वो फार्मिंग को क्या मान रहा था सर? जीने का सहारा, सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई। तो फार्मर क्या सोच रहा था कि क्यों ना मैं एग्रीकल्चर को कमर्शियल वेंचर बना लूं, क्यों ना मैं एग्रीकल्चर से पैसा कमाऊं, क्यों ना मैं एग्रीकल्चर को बिजनेस वेंचर बना लूं। दैट इज कॉल्ड चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक। अब जो फार्मर का सोचने का नजरिया था वो भी चेंज हो गया। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स टूवर्ड्स एग्रीकल्चर इज नाउ चेंज। कि सर जो फार्मर का आउटलुक है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, वो अब चेंज हो गया। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यू एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब फार्मर फार्मिंग को केवल जीने का सहारा नहीं मान रहा था, इट इज कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल वेंचर एज वेल। और क्या मानने लग गए फार्मर उसको? अब कमर्शियल वेंचर। क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, तो सरप्लस जो प्रोडक्शन था फार्मर क्या कर रहा था? अब उसको मार्केट में सोल्ड करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट आता है बेटा बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। देखो जैसे मैं बात करूं, पहले इस पीस ऑफ लैंड पे 100 टन आउटपुट हो रहा था। अब सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम रिसोर्सेस कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? 400 टन आउटपुट। तो 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सर किस कारण से हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ HYV सीड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स। तो इसको बोला गया बेटा बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर sufficient amount of food grains and to build a stock which could be used by them in times of food shortage in the market। अब जो बफर स्टॉक था वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने स्टोर कर लिया, और जैसे ही इकोनॉमी के अंदर मार्केट में फूड की शॉर्टेज हुई उस टाइम गवर्नमेंट इस स्टॉक को यूज कर रही थी। नेक्स्ट आता है बेटा इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। देखो क्या होता है सब बनना। एक फार्मर है, फार्मर ने 100 बोरी मतलब 100 बोरी गेहूं की उगाई। 100 पैकेट मान लो, 100 पैकेट थे, मतलब बोरी को पैकेट बोल देते, 100 पैकेट गेहूं के उगाए। अब इसके जो फैमिली मेंबर्स थे, हाउस जो 5-7 लोग इसके घर में रहते थे, उन सबके कंजम्पशन के लिए इसने 5 बोरी गेहूं की निकाल ली, और बची कितनी? 95 बोरी क्या कर रहा है? मार्केट में सोल्ड कर रहा है। तो देखो जब फार्मर अपने प्रोडक्शन में से सेल्फ कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन निकाल लेता है, और जो बचा हुआ अमाउंट है फूड ग्रेन का क्वांटिटी है वो कहलाता है मार्केटेबल सरप्लस। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है बेटा? इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन द मार्केट। वो पोर्शन जो मार्केट में सोल्ड कर रहा है फार्मर, कब? सोल्ड बाय द फार्मर्स आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। खुद का कंजम्पशन करने के बाद जो बचा हुआ सरप्लस है वो फार्मर क्या करेगा? मार्केट में सोल्ड। अब वो भी इंक्रीज हो गया था। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हायर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। सर HYV सीड के कारण क्या हुआ? सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे हम ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ड्यू टू विच फार्मर्स कैन नाउ सेल देयर फूड ग्रेन इवन आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। और यही कारण था जिससे फार्मर अब फूड ग्रेन मार्केट में सोल्ड कर पा रहा था सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद भी। नेक्स्ट आता है बेटा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हम बात करते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम पढ़ना। द इकोनॉमिक कंडीशन, देखो
जैसे हमारी फार्मिंग सेक्टर इंक्रीज हुआ तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सर इंडिया कैसी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और जैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो हमारी कंट्री की इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। तो नेक्स्ट लिखा, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द इकोनॉमी। कि सर जैसे ही प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। Increase in production. The basic and fundamental achievement of green revolution is massive increase in the production productivity of food grain in the economy. कि सर जो प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हो गया, बताया ना, सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे आप लोग अब ज्यादा फूड ग्रेन उगा पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ HYV सीड्स, pesticide and fertilizers. So the basic and fundamental achievement of green revolution is massive increase in the production and productivity of food grain in the economy. Clear? और last point देखना, benefit to the lower income groups. सर इनको कैसे बेनिफिट हुआ देखना, पहले क्या था, सप्लाई इतनी थी, डिमांड इतनी थी, तो प्राइस थी 50 रुपीज पर केजी। अब जैसे ही HYV सीड वगैरह हमने यूज करे, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो हमारी सप्लाई बढ़ गई और डिमांड तो उतनी थी, सप्लाई बढ़ गई। तो जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम रहती है तो प्राइसेस क्या होती है, फॉल डाउन होती है। अब प्राइसेस गिर के हो गई 20 रुपीज केजी। तो सर जैसे ही प्राइसेस फॉल डाउन हुई, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, लोअर इनकम ग्रुप्स को। अब वो इसको भी अफोर्ड कर पा रहे थे और खरीद भी पा रहे थे। तो लिखा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स इन द मार्केट देयर प्राइसेस डिक्लाइंस एज कंपैरिजन टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, एंड द लो इनकम ग्रुप हु स्पेंड लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, और जो लोअर इनकम ग्रुप थे, जो खाने पीने पे बहुत ज्यादा इनकम अपनी खर्च कर रहे थे जस्ट बिकॉज फॉर सर्वाइवल, हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन। और उनको क्या हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ प्राइस के कम होने से। तो बच्चों अपन ने पढ़ा अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या अचीवमेंट्स पढ़े बेटा, देखो सबसे पहले चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, increase in the marketable surplus, increase in national income, increase in production and benefit to the lower income groups। ये सारे के सारे क्या थे बेटा, अचीवमेंट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो ये अपन ने पढ़ा अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि सर ये क्यों इतना सक्सीड नहीं हो पाया। तो पहली चीज ध्यान रखना, लिमिटेड क्रॉप्स ओनली। जो ये HYV सीड वगैरह आए थे, ये क्या हर क्रॉप्स के लिए आए थे? नो सर, कुछ लिमिटेड क्रॉप्स थी जिनके अंदर हम HYV सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज कर पा रहे थे। तो सडन राइज इन द आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली। मेनली किसका फायदा था सर? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली, लाइक व्हीट एंड राइस, मेनली उसी के लिए आए थे। देयर इज नो सच इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स। जो भी अदर क्रॉप्स थी उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लाइक पल्सेस, जूट, कॉटन एटसेट्रा। क्लियर? तो जो पहला डिसएडवांटेज क्या था, लिमिटेड क्रॉप्स ओनली। सेकंड आता है बेटा सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन, तो देखो
इंटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लैंड। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करोगे ना तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा लैंड के ऊपर, और उससे क्या होगा, लैंड खराब हो जाएगी। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइज। अब जो व्हीट और राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था, और हम क्या कर रहे थे, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे। उससे हुआ क्या, जो हमारा ग्राउंड वाटर था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया और हमारी सॉइल भी खराब हो गई। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर्स, fertilizers and pesticides which result in the alarming rate of groundwater depletion and soil degradation। उससे क्या हुआ सर, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो गया और हमारी सॉइल भी डिग्रेड हो गई। तो ये दोनों पढ़े अपन ने। पहला कौन सा था बेटा, लिमिटेड क्रॉप्स ओनली, दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन, तीसरा आता है बेटा अपना अनइवन बेनिफिट्स। अनइवन बेनिफिट क्यों बोला गया, देखो सुनना, जो HYV सीड थे, जो फर्टिलाइजर्स थे, जो पेस्टिसाइड थे, वो काफ़ी महंगे थे, और तो हमारी इकोनॉमी में जो भी स्मॉल फार्मर्स थे वो तो इन चीज़ों को अफोर्ड कर ही नहीं पाए। केवल जो रिच फार्मर्स थे और बिग फार्मर्स थे वही HYV सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मॉडर्न इक्विपमेंट उनको परचेज कर पाए और उनको यूज़ कर पाए। मतलब जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको तो इस चीज़ का बेनिफिट मिला ही नहीं, इसलिए बोला गया बेटा इसको अनइवन बेनिफिट्स। The concept of using HYV seeds and modern technology comes with a huge investment, and whereas the majority of farmers in India are small and marginal। और अगर हम फार्मर्स की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर कैसे है बेटा, स्मॉल और मार्जिनल। तो द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली अट्रैक्टेड टू द बिग फार्मर्स ओनली। तो जो इसका बेनिफिट था वो मेनली किसको हो रहा था, बड़े फार्मर्स को। मतलब जो स्मॉल फार्मर थे उनको तो इसका बेनिफिट मिला ही नहीं। तो द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली अट्रैक्टेड टू द बिग फार्मर्स ओनली। इट अल्टीमेटली लेड टू इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। और उससे हुआ क्या, इनकम इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई। मतलब रिचर गेट मोर रिचर, पुअर गेट मोर पुअरर। बिग फार्मर्स और अमीर हो गए, स्मॉल फार्मर्स और गरीब हो गए, क्योंकि उनको इस चीज का बेनिफिट मिल ही नहीं पाया। तो इट अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। और लास्ट डिसएडवांटेज आता है बेटा अनइवन स्प्रेड। किसकी बात करते हैं हम, अनइवन स्प्रेड। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या वो इंडिया के सारे स्टेट्स में आया था, नहीं। कुछ गिने चुने स्टेट थे जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई हुआ था, इसलिए बोला गया है अनइवन स्प्रेड। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, ओनली फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र had made a great impact, while the impact on other states was relatively insignificant। मतलब जो अदर स्टेट्स थे उनको इसका बेनिफिट मिल ही नहीं पाया। तो ये अपन ने पढ़ा बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, उसके अचीवमेंट्स क्या थे और उसके फेलियर क्या क्या थे। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है बेटा अपना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। क्या केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म चाहिए थे? नहीं सर, हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत इमेच्योर स्टेज में था और उसको डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखो नेक्स्ट है बेटा अपना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलवेज प्लेज अ डोमिनेंट रोल। कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इन द इकोनॉमीज लाइक इंडिया, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो इंडियन इकोनॉमी जैसी भी इकोनॉमी है तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों सर? क्योंकि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कैसे? सुनना, इट इंक्रीज इन नेशनल इनकम,
इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेगा तो हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब हमारी कंट्री की इनकम बढ़ेगी। हम अब नहीं जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। तो सर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। ये सब कहां से मिलेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर से। प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या प्रमोट करता है बेटा? मॉडर्नाइजेशन। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ऑल्सो हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, क्योंकि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर ट्रैक्टर बनाता है, वो सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट बनाता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट प्रोवाइड स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वो कभी भी फार्मर्स को स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। वो तो जब फसल कटती है, जब पैसा आता है, तब वो साल में 2 या 3 बार पैसा आता है फार्मर के पास। बट यहां तो हर महीने पैसा आएगा, आप काम करोगे तो हर महीने सैलरी मिलेगी ना आपको। तो इट प्रोवाइड स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट ऑल्सो बूस्ट अप द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। तो मैंने बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्या क्या फायदे थे। सर हमारी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा जो कंट्री है वो मॉडर्नाइज होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन आएगा, स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये सारी की सारी चीजें किससे पॉसिबल थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलप होने से। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज इन द इमेच्योर स्टेज। और जो मैं इंडिपेंडेंस की बात बताऊं तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कौन सी स्टेज में था बेटा? इमेच्योर स्टेज। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पुट अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। इसलिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इस सेक्टर को डेवलप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको बच्चों? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो आई होप यहां तक का पार्ट आप सभी को क्लियर है। तो ये अपन ने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या फेलियर थे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट का क्यों रोल जरूरी था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, कि गवर्नमेंट कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती थी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो सुनना, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी सोनली लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों सर? सुनना कारण। सबसे पहला कारण था लैक ऑफ कैपिटल। कि सर जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास इतना पैसा नहीं था, और पैसा था भी तो वो लगाने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसको पता था प्राइवेट सेक्टर वही पैसा लगाएगा जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने के चांस होंगे। तो हैंडफुल ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज वोंट बी एबल टू अरेंज एंड इन्वेस्ट कैपिटल अप टू द लिमिट विच इज रिक्वायर्ड। कुछ गिने चुने बड़े बड़े लोग इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे जितना रिक्वायर्ड था, क्योंकि बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल कंट्री, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो हेंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर बिकम्स मैंडेटरी फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यही कारण था गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। नेक्स्ट आता है बेटा लैक ऑफ इंसेंटिव। लैक ऑफ इंसेंटिव बोले तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैं अगर सिंपल बोलूं तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुनना। देखो, प्राइवेट सेक्टर उन्हीं प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा था जहां पे प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा थे। और दूसरा कि सर उस टाइम जो इंडिया का मार्केट था ना 1950 से 1990 के बीच की, इन द पीरियड बिटवीन 1950 टू 1990, वो इतना बड़ा मार्केट था ही नहीं।
बहुत लिमिटेड मार्केट था, बहुत छोटा सा मार्केट था। तो अगर उन्होंने प्रोडक्शन कर भी लिया तो सोल्ड किसको करेंगे, इसलिए बोला गया लैक ऑफ इंसेंटिव। At the time of independence, the market of India was not big enough to encourage private businessmen to undertake huge investment. तो अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तो मार्केट हमारा इतना बड़ा नहीं था कि वो प्राइवेट बिजनेसमैन को एनकरेज कर सके पैसा लगाने के लिए। एंड मोर ओवर, ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स वाज आल्सो वेरी लो। और एक और कारण था कि सर मार्केट का साइज क्या था, बहुत ज्यादा छोटा, इसलिए जो गुड्स की डिमांड थी वो भी काफी कम थी। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, लाइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब काम गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट सेक्टर को कोई मतलब नहीं है कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या बुरा है, रोडें बनी हुई है नहीं बनी हुई। कोई तुम बोले सर एक पार्क बनवा दो, कुछ अमीर आदमी को नहीं बनवाएगा, उसको क्या फायदा। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हमेशा गवर्नमेंट ही कैरी आउट करती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो उन्होंने लिखा ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट अंडरटेक मैनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, so it become mandatory for the public sector to involve in the industrial development। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए इस सेक्टर को डेवलप करना। तो बेटा और एक आता है बेटा सोशल जस्टिस, मतलब गवर्नमेंट काम करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और सोशल जस्टिस की मैं बात करूं तो यहां हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बट प्राइवेट सेक्टर का हमेशा इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखो अपन ने 3 टॉपिक आज कवर करे, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ना और पीडीएफ मुझसे मंगा लेना। आप लोग मुझे कॉल कर देना, कोई कॉल करता ही नहीं है तो इसका यही मतलब है आप लोग नहीं पढ़ रहे। तो बेटा अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, अब तो मार्च में एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अब तो थोड़ा सीरियस हो जाओ आप लोग। तो ये था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंसेंटिव, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल जस्टिस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।